गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आप सभी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में पुनः एक बार स्वागत है। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े और जो चैप्टर, जो पोर्शन हमेशा रह जाता है, जिसको नहीं पढ़ाया जाता, वो आपको आज पढ़ाया जाएगा और उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बताया जाएगा कि क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट से अक्सर होता है कि ये पोर्शन गारंटी का, इंडेमनिटी का छूट जाता है। वो पोर्शन आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके 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 गौरव जी, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें। ओके ओके। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडेमनिटी, ठीक है, इंडेमनिटी के अंतर्गत राइट ऑफ इंडेमनिटी में क्या क्या होते हैं। इंडेमनिटी के अंतर्गत अगर किसी को डैमेज होता है तो क्या इंडेमनिटी मिलती है, क्षतिपूर्ति उसको क्या मिलती है। अगर कहीं किसी प्रकार से उसको क्षति हो जाती है तो सेक्शन, वो रिलेटेड सेक्शन था 124 एंड 125, तो दोनों सेक्शन को हम लोग ने मिला के पढ़ा था। अब आगे हम लोग ऐसा डिस्कस करेंगे कि गारंटी पर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा किया था। बस मतलब आज जो है उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे गारंटी के विषय में, ठीक है, जिसमें ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए क्या करता है, गारंटर बनता है, गारंटी लेता है कि अगर वो व्यक्ति इन केस ऑफ डिफॉल्ट हो जाता है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर वो व्यक्ति उस कार्य को करने में अपनी अक्षमता व्यक्त करता है, उस कंडीशन में ये मान लिया जाता है कि जो श्योरिटी है, यानी जो गारंटी लिया है, वो उसकी प्रतिपूर्ति करेगा। ठीक है, तो these are the प्रिंसिपल फैक्ट्स ऑफ द गारंटी। अब इसके अंतर्गत हम लोग तीन चीज़ें बहुत विशेष तौर से ध्यान देंगे। पहला है कि परफॉर्म टू प्रॉमिस। एक व्यक्ति क्या करता है, परफॉर्म यानी प्रॉमिस करता है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ऐसा प्रॉमिस करता है। तो फर्स्ट कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज परफॉर्म टू प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस जो भी वो प्रॉमिस करता है उसको परफॉर्म करने के लिए वो प्रॉमिस करता है। दीज आर द फर्स्ट एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेकेंड इज दैट डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। इसको कंटेंट वाइज आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। कंटेंट वाइज पहला हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म टू प्रॉमिस, यानी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसकी प्रॉमिस करेगा। दूसरा डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, वो क्या करेगा, अगर इन केस फेल्योर ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी बाय द प्रिंसिपल डेब्टर, ठीक है, अगर मुख्य उधारकर्ता अगर नहीं करता है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल डेब्टर के स्थान पर जो श्योरिटी होगा, जो गारंटी लिया होगा, वो व्यक्ति, उसकी लाइबिलिटी बनती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करे, परफॉर्म करे, डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी, बिकॉज ही हैज टैक्स दैट आई विल परफॉर्म एवरीथिंग ऑन द ओन बेसिस इफ इन केस ऑफ फेल्योर बाय दैट पर्सन।
यानी उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से अगर फेल्योर होता है तो उस कंडीशन में हम परफॉर्म करेंगे। ठीक। तीसरा होता है थर्ड पर्सन, यानी ये जो भी गारंटी ली जाती है और एक व्यक्ति को एश्योर किया जाता है कि आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, हम देंगे, अगर वो तीसरा व्यक्ति नहीं देता है तो मैं दूंगा। ठीक है। तो थर्ड पर्सन, ये किसके लिए गारंटी ली जाती है, लायबिलिटी ली जाती है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, थर्ड पर्सन के लिए लिया जाता है। वहां तीसरा पॉइंट हो जाएगा थर्ड पर्सन। चौथा जो पॉइंट होगा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी थर्ड पर्सन जो सेकंड पर्सन है लायबिलिटी सिर्फ इसलिए लेता है कि अगर इन केस डिफॉल्ट हो जाता है, डिफॉल्ट मतलब कि अगर जैसे एक व्यक्ति कोई सामान किसी दुकानदार से लेता है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, जैसे मैं हूँ और कौस्तुभ ने कोई सामान लिया तो मैं वहाँ दुकानदार से परिचित हूँ, तो मैंने कहा कि अच्छा है कि इनको सामान दे दीजिए, जो भी लायबिलिटी होगी, जो भी अगर ये मान लीजिए न देने में सक्षम नहीं है, देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे या नहीं देते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो हम पे कर देंगे। यानी हम वहाँ पे एज ए श्योरिटी, एज ए गारंटर वहाँ पे उपस्थित हुए और हम उनको कह दिए कि मतलब सामान दे दीजिए दुकानदार को। ठीक है। तो उसी तरह इन केस ऑफ डिफॉल्ट हमने क्या किया, गारंटी, यानी केस ऑफ डिफॉल्ट का मतलब सामान देने के बाद जो प्रिंसिपल डेप्टर था यानी कौस्तुभ थे, वो पैसा अगर नहीं देंगे, नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है। वो किसके द्वारा डिफॉल्ट किया जाए, प्रिंसिपल डेप्टर के द्वारा, यानी जो व्यक्ति ले जाता है सामान, ले जाता है, किससे ले जाता है, क्रेडिटर से, यानी दुकानदार क्रेडिटर है, कौस्तुभ प्रिंसिपल डेप्टर है और मैं श्योरिटी हूँ, मैं गारंटर हूँ। ठीक है। इसी आधार पर, हमारे गारंटी के आधार पर जो क्रेडिटर यानी जो दुकानदार है वो क्या करता है, प्रिंसिपल डेप्टर को सामान दे देता है, मुख्य उधारकर्ता को, मुख्य जो उधार ले जाता है उसको दे देता है, वो हमारी गारंटी पर, हमारी प्रतिभू पर। ठीक है। तो अब इनकेस डिफॉल्ट अगर होता है तब वो थर्ड पर्सन की लायबिलिटी हम डिस्चार्ज करेंगे। अगर डिफॉल्ट नहीं हो जाता है, वो समय से पैसा पेमेंट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि ये गारंटी, ये परफॉर्म जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो परफॉर्म हो गया। तो वहाँ पर श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, कोई डिस्चार्ज नहीं रहेगा। केवल लायबिलिटी श्योरिटी की तभी बढ़ती है जब डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट ऑन द फ्रॉम द प्रिंसिपल डेप्टर। अगर प्रिंसिपल डेप्टर के द्वारा डिफॉल्ट किया जाता है, उस कंडीशन में मान लिया जाता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो हम 3 शब्द बोलेंगे उस पर विशेष गौर करिएगा। वही शब्द हमेशा कंफ्यूजिंग होता है और वो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। गारंटी के विषय में हमेशा 3 शब्द आते रहेंगे, 3 शब्दों का हमेशा ध्यान रखें। पहला होगा कि श्योरिटी। श्योरिटी मतलब कि हु टेक्स गारंटी, श्योरिटी हो गया। श्योरिटी का मतलब आप लोग हमेशा नहीं कहते हैं, बात बात में कहते हैं कि अरे आप श्योर कर दीजिए, आप हमारी गारंटी ले लीजिए, मुझे ये सामान चाहिए, पैसा नहीं है। तो वहाँ पे वो गारंटर के रूप में, आम बोलचाल की भाषा है, श्योरिटी के रूप में स्टैंड करता है। ठीक है। जब आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो क्या होता है, हमेशा बैंक वाला कहता है ना, 2 गारंटर लेके आइए। ठीक है। 2 गारंटर लेके आइए, यानी श्योरिटी लेके आइए कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर आप कुछ करते हैं बैंक के साथ या कुछ होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत आती है, तो वो श्योरिटी की लायबिलिटी होगी कि वहाँ इन केस ऑफ डिफॉल्ट उसको परफॉर्म करे। ठीक। यानी कहने का मतलब ये है, श्योरिटी पर्सन यानी दैट पर्सन हु टेक्स क्या, गारंटी। किसकी गारंटी, थर्ड पर्सन की गारंटी लेता है, अपनी गारंटी नहीं लेता है, वो तीसरे व्यक्ति की गारंटी लेता है, उसको क्या कहते हैं, श्योरिटी करते हैं। यानी तीसरे व्यक्ति की जो गारंटी लेता है उसको श्योरिटी कहते हैं। यस। दूसरी चीज है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि
हम प्रिंसिपल डेप्टर का नाम बार बार सुन रहे हैं। प्रिंसिपल डेप्टर कौन होता है? मुख्य उधारकर्ता है, यानी जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति दुकान से या कहीं से भी, समझने के लिए मान लीजिए कि अगर उधार ले जाता है, ठीक है, हम ही किसी व्यक्ति से पैसा मांगते हैं, ठीक है, तो कौस्तुभ कहते हैं कि अरे सर को आवश्यकता है, आप लोग दे दीजिए। हम गारंटी लेते हैं कि अगर सर नहीं पेमेंट करते हैं, सर पेमेंट करने में डिफॉल्ट करेंगे तो हम पेमेंट कर देंगे। इट मीन्स हम जो है, हम उधार लिए हैं तो हम क्या हो जाएंगे? हु टेक्स मनी। इट मीन्स आई विल अ प्रिंसिपल डेप्टर। हम क्या हो जाएंगे? मुख्य उधारकर्ता हो जाएंगे, क्योंकि हमने पैसा लिया है दूसरे व्यक्ति से ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पर्सन गारंटी। तीसरे व्यक्ति के गारंटी पर हम पैसा लिए हैं, ठीक। अब हम मुख्य उधारकर्ता प्रिंसिपल डेप्टर हो गए। इसके बाद तीसरा शब्द आता है क्रेडिटर, यानी तीन व्यक्तियों का। गारंटी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तीन व्यक्तियों के द्वारा होता है। अभी तक जो हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? उसमें दो व्यक्ति चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। अब इसमें क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत तीन व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है गारंटी में। तो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ना। जो सामान्य कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें हम यही सोच रहे थे कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। इट मीन्स टू पार्टीज, ठीक है, बोथ पार्टीज, वन प्रॉमिस एंड प्रॉमिसर, ऑफरर एंड प्रॉमिसर, एक्सेप्टर, ठीक है। हम दो पार्टी की बात करते थे, लेकिन गारंटी में हमेशा ध्यान रखिएगा हम कितनी पार्टी की बात कर रहे हैं? तीन पार्टी की बात कर रहे हैं। यानी पहला हो जाएगा श्योरिटी, दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा प्रिंसिपल डेप्टर, और तीसरा जो मुख्य देनदाता है जिसको क्रेडिटर कहते हैं वो तीसरा हो। यानी तीन व्यक्तियों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये तीनों व्यक्तियों का के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दीज थ्री पर्सन आर लायबल टू ईच अदर, यानी ये तीनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए लायबल हैं। In case of principal debtor default, the first person as a surety who has taxed the guarantee of the third person will be liable to discharge their liability। यानी उसकी ड्यूटी होगी कि वो उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करे। डिस्चार्ज कैसे होगा? कि अगर वो मान लीजिए पेमेंट का है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तो पेमेंट करके डिस्चार्ज करेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। बाद में उससे रिइंबर्स करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसाई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो इन लोगों में एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अंतर्गत वो व्यक्ति लायबल होगा पेमेंट करने के लिए, अगर वो समय से दे देता है। प्रिंसिपल डेप्टर अगर उधार समय से दे देता है तो फिर किसी व्यक्ति को देने की उस प्रिंसिपल डेप्टर की लायबिलिटी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। उस व्यक्ति की प्रिंसिपल, अगर मान लीजिए समय से अगर प्रिंसिपल डेप्टर पैसा चुका देता है तो क्या हो जाएगा? यानी जिसने गारंटी ली है उसकी लायबिलिटी गारंटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज मानी जाएगी, उसमें कहीं किसी का इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि दैट कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्मेड अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आया और चला गया दिल्ली या मुंबई, आप ही चले गए, ठीक है। आपका कोई एक परिचित है या कुछ है, उसी के पास चले गए कि चलो हैं एक लोग परिचित हैं, वहाँ पे हम जाके रहेंगे, वहीं पर कहीं जॉब ढूंढेंगे, कोई काम करेंगे, चले गए। इन केस अगर मान लीजिए रह रहे हैं तो कहता है कि नहीं, ऐसा है कि आप जो है अपना खाने पीने का या जो भी है उसकी व्यवस्था आप लोग अपना बनाइए। तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि ऐसा है सर कि हमारे भैया चाहे जो भी हो, हमारे पास तो कोई यहाँ और है नहीं आपके सिवा,
और हमारे पास पैसा भी नहीं है क्योंकि हमारी अभी नौकरी भी नहीं लगी है। और जब नौकरी नहीं लगी है तो क्या होगा, फिर उस कंडीशन में हमें कोई उधार नहीं देगा तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से मतलब हमारा व्यवस्था चलेगा। कहता नहीं यार तुम टेंशन ना लो, हम चल के दुकानदार से कह देंगे तो वो तुमको सामान दे देगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, जाके कहता है, किससे, दुकानदार से कहता है कि ये हमारे मित्र हैं या जैसे भी हैं, ठीक है, परिचित हैं, इनको कुछ सामान चाहिए, राशन चाहिए, जो आप दे देना। ठीक है, और ये आपको पैसा जब तनख्वाह मिलेगा तो दे देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपको डिफरेंसेस करना है कि पर्सनल लायबिलिटी, इंडिपेंडेंट लायबिलिटी कब हो जाती है और गारंटी कब हो जाती है। ठीक है, इन दोनों में अंतर करना है। तो जब इनके पास पैसा हो जाएगा तो ये आपको दे देंगे। इसी प्रॉमिस के साथ, इसी विश्वास के साथ वो व्यक्ति उसको सामान देता है, यानी क्रेडिटर जो दुकानदार है वो सामान दे देता है प्रिंसिपल डेब्टर को। ठीक है भैया, अपना राशन ले जाओ और खाओ और अपना नौकरी करो, जैसे तुम्हारा पेमेंट आएगा, महीने की तनख्वाह आएगी, हमको ले आके दे देना। ठीक, अब हमारी गारंटी पर वो उसको सामान दे दिया और क्या हुआ, इनकेस मान लीजिए पेमेंट आ गया तो वो दे दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो लायबिलिटी थी कि हमने कहा था कि सामान दे देना, अब यहाँ दो चीजें निकल के आएंगी। एक तो ये है कि हम 1 महीने के लिए कहे थे, ध्यान रखिएगा, इस बात को एकदम नोट कर लीजिए, हमने क्या कहा था, 1 महीने के लिए, हमने ओनली फॉर 1 मंथ, हमारा जो इंटेंशन, एक्सप्रेसली हमने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो हमारा कहने का भाव था वो 1 महीने के लिए था। वो 1 महीने में पाए और पैसा दे दिए। हमारी ड्यूटी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई, हमारी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, यानी आई विल नॉट अ श्योरिटी फर्दर, हम अब आगे जो है श्योरिटी के रूप में नहीं रह गए। ठीक है, अब जब हमारी डिस्चार्ज हो गई लायबिलिटी, इन केस अगर मान लीजिए अगले महीने में भी वो उधार ले गया और क्या किया, उसने पेमेंट नहीं किया, उसने पेमेंट नहीं किया, तब क्या होगा, हम लायबल हो गए। हमने सिर्फ 1 महीने का एक्सप्रेसली नहीं कहा था, लेकिन हमने कहा था कि इनकी नौकरी नहीं लगी है और इनकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे इनको तनख्वाह मिलेगी, जैसे इनको तनख्वाह मिलेगी आपको ले आके दे देंगे। हमारा ये आशय था कि 1 महीने की जैसे इनको तनख्वाह मिलेगी उतने दिन आप राशन दीजिए और ये दे देंगे, अगर इन केस अगर डिफॉल्ट होता है, नहीं देते हैं तो मैं दे दूंगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन जब अगर वो नहीं देते हैं तो वहां पर उनकी क्रेडिटर की फॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने ये नहीं कहा था ना ना ना, हमने कहा था सिर्फ 1 महीना, हमारा जो आशा था 1 महीने का देने का था कि भाई 1 महीने में तनख्वाह मिल जाएगी, अपना 1 महीने का जो भी राशन का होगा दे देंगे और आगे की जो व्यवस्था होगी उस तनख्वाह में करेंगे अपनी। आप तो इनको आगे भी देते गए, उनसे करते गए, तो ये आपके पर्सनल व्यवहार हो गए, हमसे कोई लेना था। हमने 1 महीने का दिया था और जैसे वो 1 महीने का पेमेंट किए हैं हम डिस्चार्ज हो गए, हम अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो गए। अब आप समझिए हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि अब यहाँ पे जो टिपिकल प्रश्न आता है कि अगर मान लीजिए हम डिस्चार्ज हो गए और वो क्लेम नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, एक दूसरे में उनके में वाद होगा, वो लोग अपना लेन देन करेंगे, जैसे भी होगा उन लोगों का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये शब्द कह देते कि भैया ये आज से आपके ग्राहक हो गए और इनको जितना जब तक सामान चाहिए देते रहिए, ठीक है, जो भी इनका होगा हम दे दिया करेंगे, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो भी इनका होगा हम दे दिया करेंगे, अगर ये नहीं देते हैं तो, और इनको सामान देते रहिए। इट मीन्स आगे आप लोग पढ़ोगे
129 में कंटिन्यूइंग गारंटी की बात की जाती है। कंटिन्यूइंग गारंटी यानी इनको लगातार मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब तक इनको सामान ले जाना है ले जाएं, और मैं जो भी ये अगर मान लीजिए इनकेस कहीं डिफॉल्ट होता है जब भी होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में सिर्फ इतना कहा गया है कि मैं 1 महीने की बात कर रहा हूं। मेरा जो आशय था वो ये था कि 1 महीने की ड्यूटी करेंगे, जो इनको तनख्वाह मिलेगी उसमें से आपका पेमेंट कर देंगे। अब उसके बाद अगर आप व्यवहार रखते हो तो आपका पर्सनल व्यवहार हो गया, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जब ये कह के कहता हूं कि इनको जब तक सामान चाहिए, जितना सामान चाहिए आप देते रहिए, अगर इनकेस डिफॉल्ट होता है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं। ये बड़े भले आदमी हैं, ये पेमेंट आपका कर दिया करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो मैं आपका पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो इस में कंटिन्यूइंग आ गई। ठीक, अब हम लोग जब आते हैं तो एक केस आता है, केस लिख लीजिए, ये सेम एग्जांपल, इट इज ए बेसिस ऑफ दिस केस इज मेंशन एज ए सेक्शन 126। गारंटी का एक बेसिस केस है जो इंग्लैंड में आया था। BIRKMYR बर्कमायर वर्सेस डार्नेल DARNELL डार्नेल 1704। ठीक है, सेम एग्जाम्पल था कि दो व्यक्ति, इस केस का जो जिस्ट था ये था कि 2 व्यक्ति आते हैं, एक दुकान पे आते हैं। ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि दूसरे व्यक्ति को इंडिकेट करते हुए कहता है कि इनको सामान चाहिए, ठीक है, आप जो है सामान दे दिया करिए। इन केस आप अगर डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट नहीं देते हैं, तो उसका पेमेंट मैं करूंगा। ठीक, अगर डिफॉल्ट होते हैं तो मैं करूंगा। ध्यान रखिएगा, शब्दों पे ध्यान रखिएगा। इफ दैट पर्सन हैज नॉट पे द अमाउंट which has been taken by him, such like as a principal debtor, if principal debtor is not paid their amount, अगर नहीं पेमेंट करते हैं तो एज ए श्योरिटी, एज ए गारंटर, आई विल पे एवरीथिंग, हम उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, इनकेस ऑफ डिफॉल्ट। लेकिन अगर वही शब्द इसमें यही कहा गया, मान लिया गया कि इनकेस ऑफ डिफॉल्ट में कहा गया है कि ये गारंटी के अंतर्गत आता है, ये जो भी लायबिलिटी ली गई है गारंटी के अंतर्गत आएगी, न कि पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, इंडिपेंडेंस लायबिलिटी नहीं बनेगी उस व्यक्ति की, वो गारंटी वाली लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि उसने गारंटी लिया था और कहा था डिफॉल्ट होने पर मैं गारंटी लेता हूं कि दूंगा। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, द पर्सन द श्योरिटी हैज बीन टेकन अ गारंटी ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर। ठीक है, प्रिंसिपल डेब्टर जो था वो गारंटी लिया है श्योरिटी का कि जो भी पेमेंट होगा, जो भी आपका पैसा होगा हम दे देंगे। ठीक है, अगर वो टाइम से पेमेंट कर देता है तो डिस्चार्ज हो जाती है लायबिलिटी, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। एक केस इसमें और है, आप लोग नोट कर लीजिए, यूएसए का है। टेलर TYLOR टाइलर वर्सेस ली, टाइलर वर्सेस ली, TYLOR वर्सेस LEE 1924। The same principle of the Berkmeyer has been accepted in the Taylor case। यानी पुराना प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया किसने? यूएसए में भी इसको एक्सेप्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ, इसका लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। ठीक है, इस केस में भी वही कहा गया। इसमें इसका जो मुख्य जिस्ट था ये था
कि एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का है, जो एक दुकान पे जाते हैं, लैंडलॉर्ड कहता है कि ऐसा है कि आप जो है ये हमारे टेनेंट हैं और इनको कुछ सामान चाहिए, आप दे दीजिए और जो भी पेमेंट होगा ये आपको दे देंगे। इस गारंटी के साथ वो क्या करता है, इस गारंटी के साथ उसको दे देता है, वो जाके उसका पेमेंट दे देता है, वो तो डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी के अंतर्गत, यानी इट मीन्स इट हैज बीन फॉलोड इन द सेम केस। ठीक है। अब एक चीज आती है कि इंडिपेंडेंट लायबिलिटी। इंडिपेंडेंट लायबिलिटी कब बनती है? जैसे एक हो गया गारंटी, गारंटी में शब्द आ गया है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट लायबिलिटी में केस ऑफ डिफॉल्ट नहीं कहा जाता, उसमें ये कहा जाता है आई विल पे, आप सामान इनको दे दीजिए और जो भी होगा मैं देख लूंगा। नहीं कहते हैं, जाके कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे परिचित हैं, इनको जितना सामान चाहिए आप दे दीजिए और जो भी होगा मैं देख लूंगा, ऐसा शब्द यूज किया जाता है। आप लोग भी करते होंगे, मैं देख लूंगा। ये नहीं कहते कि अगर वो नहीं पेमेंट करेंगे तो मैं दे दूंगा, ये नहीं शब्द यूज होता है। जब ये शब्द नहीं यूज होता है तो ये मान लिया जाता है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट लायबिलिटी ले रहे हैं, वो गारंटी नहीं ले रहे हैं, ये स्वयं में कह रहे हैं कि नहीं यार ठीक है, इनको सामान दे दीजिए, मैं देख लूंगा, मैं दे दूंगा। ये नहीं कह रहे हैं कि अगर फॉल्ट होगा, अगर गलती होगी तो मैं दूंगा, ऐसा शब्द यूज नहीं हो। तो इंडिपेंडेंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है, नॉट फ्रॉम द गारंटी, वो गारंटी की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो इसमें आप लोगों का अंतर करना जरूरी है। दूसरी चीज ये होता है कि वैलिड गारंटी के लिए क्या क्या आवश्यक है। अगर वैलिड गारंटी चाहिए, ठीक है, गारंटी को हिंदी में तो आप लोग जान ही रहे होंगे क्या कहते हैं। एक मिनट, हम इसका थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आप लोगों को एक बार दो बार बोल देंगे तो आप लोग बेरेक में देख लीजिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। प्रत्याभूति की संविदा, ठीक है, प्रत्याभूति की संविदा। अब इस केस के अंतर्गत यही है कि इसमें जो रिक्विजिट है, जो आवश्यक तत्व है, ये है कि प्रिंसिपल डेप्टर, पहला कौन होता है, प्रिंसिपल डेप्टर होता है, जो उधार करता होता है। प्रिंसिपल डेप्टर होता है जो क्या करता है, वो उधार लेता है। प्रत्याभूति आपने सही लिखा है, ठीक है, प्रत्याभूति। और जो मूल ऋणी कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, मूल ऋणी, प्रिंसिपल डेप्टर। यानी जब जो प्रिंसिपल डेप्टर होता है, किसी भी वैलिड गारंटी के लिए दो चीजें अति आवश्यक है। पहला है कि प्रिंसिपल डेप्टर होना चाहिए, दूसरा क्या है कि कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन। अब प्रिंसिपल डेप्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, रिकवरेबल डेप्ट होना चाहिए, यानी ये क्या है, यानी रिकवरी किया जा सके, ऐसा डेप्ट होना चाहिए, ऐसा उधार होना चाहिए जो रिकवरी किया जा सके, ठीक है, ऐसा उधार दिया जाना चाहिए, तब वो प्रिंसिपल डेप्टर को माना जाएगा कि दिया गया है। दूसरा है गारंटी जो ले रहा है, गारंटी फॉर वाइड नहीं होना चाहिए, वाइड डेप्ट। अब इसमें एक शब्द आ गया, वाइड डेप्ट किसको कहते हैं, शून्य ऋण किसे कहते हैं, शून्य ऋण कब होगा, ये शब्द आ गया। शून्य ऋण का शब्द का ये अर्थ है कि अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को, जैसे एक माइनर को कोई सामान दिलाते हैं, माइनर को कोई सामान दिलाते हैं, बच्चे को कहते हैं चलो मैं तुम्हें सामान दिला दूंगा, जो पैसा होगा ले आके दे देना। इनकेस अगर वो नहीं देता है तो क्या हो गया, वो माइनर है, वो तो वाइड हो गया। अब इनिशियो, वाइड अब इनिशियो मोहरी बीबी वर्षे धर्मोदास घोष, आप लोग पढ़े ही हैं, तो उसमें कह दिया गया है कि वाइड के द्वारा कोई भी संविदा अगर किया जाता है, करार किया जाता है, तो शून्य है। उस कंडीशन में मान लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी माइनर को कोई सामान दिलाता है, एज ए प्रिंसिपल डेप्टर है माइनर,
तो वो जो भी करार होगा, जो भी स्पेसिफिक करार होगा, विशेष संविदा होगा, वो शून्य माना जाएगा। और जब वो शून्य हो गया है तो उसका एनफोर्समेंट की संभावना ही नहीं है, तो क्या करना है, उसमें गारंटर जो होगा उसी को पैसा देना है। तो उस केस में क्या होगा कि जो अगर गारंटी जो है वो किसके लिए होना चाहिए, वाइड के लिए है कि वैलिड डेब्ट के लिए। ठीक है, वाइड डेब्ट के लिए है तो कब वो एनफोर्सेबल माना जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों ने 68 में पढ़ा था कि अगर किसी माइनर को नेसेसरीज अप्लाई की जाती है, सप्लाई की जाती है, दिया जाता है, आवश्यक वस्तुओं की को दिया जाता है, तो उस कंडीशन में वो रिकवरेबल है 68 में, सेक्शन 68 के अंतर्गत। तो अगर वो इस कंडीशन में आता है तो उसको एनफोर्समेंट हो सकता है, लेकिन प्राइमा फेसाई वो क्या है, अब इनिशियो है, वाइड अब इनिशियो माना जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज है, तो प्रिंसिपल डेप्टर को हमेशा ध्यान देके देखना है कि ये मेजर है कि माइनर है, तब उसकी गारंटी ले लीजिएगा। तीसरा है, वही चीज कह रहा है कि गारंटी ऑफ द माइनर। ठीक है, अगर उसमें साउंड माइंड भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में जो गारंटी लेने वाला है उसको ध्यान देना है, श्योरिटी को ध्यान देना है कि हम किसका ले रहे हैं, किसकी गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यस यस यस, उसी के अंतर्गत। और दूसरी चीज आती है कंसिडरेशन। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, तो उसमें कंसिडरेशन होना आवश्यक है, उसको मतलब प्रतिफल होना आवश्यक है। इसको हम क्या करेंगे, सेक्शन 27 के अंतर्गत देखते हैं। सेक्शन 27 में देख लीजिए, कंसिडरेशन ऑफ गारंटी। अगर कोई व्यक्ति कंसिडरेशन करता है, ठीक है, गारंटी लेता है, तो उसके क्या कंसिडरेशन होंगे, उसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर वो कार्य करता है, कोई कार्य करता है, ठीक है, किसके लिए, किसी को प्रॉमिस करता है, कोई कार्य करते हुए प्रॉमिस करता है, बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर, और ये कहता है कि जो भी बेनिफिट होगा वो प्रिंसिपल डेप्टर को होगा। ठीक है, सफिशिएंट कंसिडरेशन, अगर हम हमारे लिए अगर एज ए श्योरिटी हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि गारंटी में 3 लोग हैं, हमारे लिए क्या कंसिडरेशन होगा, हम एज ए श्योरिटी हैं तो हमारा सिर्फ इतना ही कंसिडरेशन माना जाए। अरे भाई, एक व्यक्ति सामान खरीद रहा है, क्रेडिटर से ले रहा है, दुकानदार से ले रहा है, तो उसको पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो उसके लिए कंसिडरेशन है। प्रिंसिपल डेप्टर को सामान मिल जाएगा, वो उसका उपयोग करेगा, उसके लिए कंसिडरेशन है। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हमारे लिए क्या कंसिडरेशन होगा। तो हमारे लिए ये कंसिडरेशन माना गया है कि जो बेनिफिट यानी जो लाभ प्रिंसिपल डेप्टर को होगा वही हमारा भी कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी जो गारंटर है, जो श्योरिटी वाला है, उसका कंसिडरेशन सिर्फ इतना ही होगा कि जो प्रिंसिपल डेप्टर को बेनिफिट होगा, लाभ होगा उस ट्रांजैक्शन से, वही कंसिडरेशन हमारे लिए भी लागू होगा, वही मेरा कंसिडरेशन होगा। हम यही कहेंगे ना, अरे भाई दुकानदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी बात रख ली और उस व्यक्ति को ये सामान दे दिया, उसका मतलब बड़ा अच्छा हो गया, उसको महीने भर का सामान दे दिया, अब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी उसको उसका बेनिफिट, उसका मतलब अच्छे से जो हमने कहा उसके बेनिफिट के लिए कहा, अगर उसको बेनिफिट मिल जा रहा है तो वही बेनिफिट हमारे लिए कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, जो हम गारंटी दे रहे हैं उसके लिए कंसिडरेशन। दूसरी चीज एक है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मिस रिप्रेजेंटेशन करता है या कंसील करके कंसिडरेशन करता है, ठीक है, तो क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति मिस रिप्रेजेंट करता है या कंसीलमेंट के अंतर्गत गारंटी लेता है तो क्या माना जाएगा, वो उसी कंडीशन में वाइड हो जाए, इनवैलिड हो जाएगा। जो भी गारंटी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो इनवैलिड माना जाएगा। यानी कंसीडरेशन
आर गारंटी हु हैज टैक्स द गारंटी ऑफ थर्ड पर्सन एज ए प्रिंसिपल डेप्टर अगर लेता है तो वो क्या होना चाहिए, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम ही हैं, एक उदाहरण छोटा सा देते हैं इलस्ट्रेशन, उसके अंतर्गत समझ लीजिए। जैसे मैं हूँ और मैं चला गया तनिष्क में, चला गया तनिष्क शोरूम में चला गया और कहा कि मैं यहाँ का ये ऑफिसर हूँ और ऐसे ऐसे है। मैं जाके वहाँ पर एक दो सामान भी खरीद लिया भौकाल बनाने के लिए, तनिष्क वाला हमको जान गया, ठीक है, अच्छा ये व्यक्ति ये हैं, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं। सामान खरीद के अपना विश्वास कायम कर लिया। कल को एक अपने मित्र को ले गया, ठीक है, और उससे कहा कि ऐसा है कि ये हमारे मित्र हैं और बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, बड़े अधिकारी हैं, इनको कुछ ज्वेलरी चाहिए, आप दे दीजिए। ठीक, उस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करता है, उनको ज्वेलरी हमारे मित्र को दे देता है। क्यों? क्योंकि हमने मिसरिप्रेजेंट किया है, हमने ये मिसरिप्रेजेंट किया है कि ये बहुत बड़े अधिकारी हैं और बहुत, मतलब कहने का मतलब कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हमने उसको मिसलीड किया है क्रेडिटर को, और उस आधार पर हम क्या करते हैं, उससे सामान उठा लाते हैं और वहां पर जब लेते हैं तो वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के अंतर्गत होगा और जो भी गारंटी चाहे श्योरिटी होगी वो इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक है, अब इनवैलिड के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी, लीगल प्रोसीडिंग, वो उसके द्वारा इनिशिएट किया जाएगा और फिर वो रिकवरी करेगा, एज ए रिकवरी सूट करे या कैसे भी करे, वो रिकवरी की प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई गारंटर है, अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के अंतर्गत या मिसरिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत अगर कोई गारंटी लेता है या देता है, तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। इसको सेक्शन 142 और 143 के अंतर्गत दिया भी गया है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया, इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो आप क्या लिखोगे उसमें? मान लीजिए वाइड दे दिया, इनवैलिड दे दिया, वैलिड दे दिया, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव दे दिया, तो उसमें एक कहेंगे कि नहीं, इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम लोग ये करते हैं। दूसरा हम आते हैं कि सेक्शन 128 श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होगी, यानी हमारी एज ए गारंटर हमारी लायबिलिटी क्या क्या बनती है, हम क्या क्या गारंटी ले सकते हैं सेक्शन 128 के अंतर्गत। तो श्योरिटी की एज ए को एक्सटेंस मानी जाएगी, को एक्सटेंड, ठीक है, ये पूरक माना जाएगा, कोलेट्रल को स्टैंड माना जाएगा कि अगर वो व्यक्ति अगर उधार नहीं चुकाता है तो फला व्यक्ति है न देने के लिए, यानी टू पैरेलल पोजीशन हैज बीन स्टैंड बिफोर द क्रेडिटर इफ अ पर्सन प्रिंसिपल डेप्टर हैज बीन फेल्ड टू पे देयर मनी, द श्योरिटी विल बी लायबिलिटी टू डिस्चार्ज देयर कॉन्ट्रैक्ट, वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करेगा, ये श्योरिटी की लायबिलिटी मानी जाएगी। और क्यों? क्योंकि ये श्योरिटी की लायबिलिटी होगी कि अगर वो प्रिंसिपल डेप्टर फेल होता है, उसने गारंटी लिया है कि अगर वो फेल होगा तो मैं पैसा दूंगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में श्योरिटी की लायबिलिटी यही होगी कि एज ए को एक्सटेंड, ठीक है, को एक्सटेंड माना जाएगा कि अगर एक अल्टरनेट के रूप में माना जाएगा कि अगर फला व्यक्ति प्रिंसिपल डेप्टर फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो हम जो है ये क्रेडिटर के अंतर्गत क्रेडिटर से अपना पेमेंट ले लेंगे। ठीक, अब हम आते हैं सेक्शन 129 पे। ठीक है, सेक्शन 129 के अंतर्गत कहा गया है कि कंटिन्यूइंग गारंटी, जो हमने अभी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि कंटिन्यूइंग यानी लगातार जो गारंटी ली जाती है उसको कैसे किया जाएगा, यानी इसमें यह है कि ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हमने अभी नहीं कहा कि इनको जब तक सामान की जरूरत हो तब तक सामान देते जाइएगा, यानी एक बार सामान की गारंटी नहीं कि भैया आज इनको कुछ सामान दे दीजिए
और इनको ज़रूरत है, तो आज इनका सामान का पूरा जितना होगा मैं गारंटी लेता हूं कि मैं पेमेंट करूंगा अगर ये फेल हो जाते हैं पेमेंट में तो। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने जो स्टेटमेंट दिया, हमने जो गारंटी दिया एज ए श्योरिटी, मैंने कहा कि जितना भी इनको जब तक सामान की जरूरत है आप देते रहिएगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूं। इस मीन्स केवल एक शब्द याद रखिएगा, ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूइंग गारंटी। ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन यानी बहुत सारे क्रम में, एक क्रम में जो है कई सारे गारंटी लिए गए हों, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम मानते हैं कि उस व्यक्ति द्वारा जो है कंटिन्यूइंग गारंटी दी गई है कि अगर एक से अधिक भी अगर ये सामान ले जाते हैं करते हैं तो उसके लिए भी हमने श्योरिटी इनको दे रखी है कि आप जो है जब तक सामान इनसे ले जाना है, जब तक आपको ले जाना है, आपका अपना काम चलाना है, आप लेते जाइए, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन शब्द नोट कर लीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू गारंटी का। ये अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है इस पर, प्री में भी आता है, मेंस में भी, शॉर्ट नोट में आप लोगों को आ सकता है, पीसीएच वगैरह में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि लायबिलिटी, जैसे मान लीजिए कंटिन्यू गारंटी में लायबिलिटी कब तक मानी जाए। लायबिलिटी टिल द रिवोकेशन और डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, यानी तब तक मानी जाएगी कि जब तक वो रिवोक न कर दे कि भैया आप बस करो, अब हम इनको सामान दिलाने में अक्षम हैं क्योंकि ये पेमेंटें नहीं कर रहे हैं, सारा पेमेंट हमें करना पड़ रहा है, या इस तरह का किसी आशय का स्टेटमेंट दे या पत्र दे कि मैं लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो रहा हूं, मैं श्योरिटी अब इनका नहीं रहा, इस तरह का स्टेटमेंट दे दे, तो वहीं पे कंटिन्यूइंग गारंटी समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में इनकी ये पोजीशन रहती है। अब दूसरा ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है, ये कहता है कि रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी के अंतर्गत, यस, कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी 130, सेक्शन 130 याद रखिएगा, जिसको हम कह सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी इज अंडर 130, 130 के अंतर्गत, यानी 129 में गारंटी लेता है कि अगर इनको जब तक सामान चाहिए कंटिन्यूइंग देते रहिए, जो भी लायबिलिटी होगी मैं करूंगा। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए वो डिस्चार्ज हो जाता है और वो रिवोक कर जाता है कि नहीं अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, जो भी लायबिलिटी है हमारी समाप्त हो जाएगी, अब ये कोई सामान ले जाते हैं तो ये अपने स्टैंड पर ले जाएंगे और आप अपनी गारंटी पर दीजिएगा, हमारी गारंटी पर नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में रिवोकेशन ऑफ गारंटी जो है 130 के अंतर्गत आएगा, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। रिवोकेशन कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी डेथ, दो कंडीशन में, एक दूसरा ये हो गया रिवोक कर दिया, और दूसरा जो माना जाएगा अगर मान लीजिए गारंटर ही मर जाए, ठीक है, गारंटर मर जाए तो कौन लायबिलिटी लेगा, तो गारंटर अगर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ये मान लिया जाएगा कि व्यक्ति अगर मर गया है तो ऑटोमेटिकली रिवोक माना जाएगा और उस कंडीशन में कंटिन्यूइंग गारंटी समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। तो ये वंस डेथ, इसमें लिख लीजिएगा रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी डेथ, यानी दो तरीके से रिवोकेशन हो गया, एक तो उसने रिवोक कर दिया बाय ओरल स्टेटमेंट या रिटन स्टेटमेंट कि दैट आई हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम माय लायबिलिटी, आई विल नॉट कंटिन्यू फर्दर, मैं इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं रखूंगा। दूसरा कहता है 130 के अंतर्गत, दूसरा 131 के अंतर्गत कहता है कि अगर डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन मान लिया जाता है, ठीक है। ये मान लिया जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ऑटोमेटिक रिवोक कर गए हैं और जो भी ये डिस्चार्ज लायबिलिटी लेते हैं अब ये लायबिलिटी इनकी मानी नहीं जाएगी। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट
सेक्शंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक्ट के अंतर्गत ये कुछ इम्पॉर्टेंट और मुख्य सेक्शन थे जिसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें प्री में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री से रिलेटेड, और मेंस में भी कभी कभी आते हैं। ठीक है, कि रिवोकेशन, हाउ टू रिवोक डिस्चार्ज, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि श्योरिटी, व्हेन द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज इन कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी के अंतर्गत श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा, कब माना जाएगा कि ये डिस्चार्ज हो गया अपनी लायबिलिटी से। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, कंटिन्यूइंग गारंटी इन विच सेक्शन या इन विच प्रोविजन कंटिन्यूइंग गारंटी हैज बीन मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, या ये हो सकता है कि इन केस ऑफ व्हाट इज द कंटिन्यूइंग गारंटी, ये भी कहा जा सकता है। ये भी ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे जब आप एक बार कंसेप्चुअल इसको अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्लियर हो जाएंगे। जो हमने बताया सिर्फ उतने को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई वो नहीं, कंसेप्चुअल विशेष नहीं है, ये प्रोविजनल है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, कंसेप्चुअल होता है, एक प्रोविजनल होता है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का वो कंसेप्चुअल था, उसमें कंसेप्ट था एक दूसरे के ट्रांजेक्शन का, लेकिन ये प्रोविजनल है। इसमें बहुत सारे प्रोविजन स्पेसिफिकली मेंशन है और उसके अंतर्गत दिया गया है कि अगर 3 व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं इसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंतर्गत, तो उसके क्या क्या लायबिलिटी होंगे, श्योरिटी के क्या लायबिलिटी होंगे। मेन श्योरिटी की ही लायबिलिटी देखी जाती है कि वो अपने लायबिलिटी को डिस्चार्ज कब कर सकता है। और श्योरिटी जैसे ये पूछा जाएगा कि व्हेन द श्योरिटी विल बी रिवोक, ठीक है, फ्रॉम देयर लायबिलिटी, कब आप वो रिवोक कर सकता है। तो रिवोकेशन के दोनों कंडीशन है कि इट विल बी डिपेंड ऑन हिज विल, कहता है कि नहीं इच्छा के अनुसार वो कर सकता है। दूसरा कहता है कि नहीं अगर उसकी डेथ हो जाती है तो रिवोक कर सकता है। तो दो कंडीशन ऑलरेडी सेक्शन 130 और सेक्शन 1 के अंतर्गत ये चीजें दी हुई है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बेलमेंट। बेलमेंट के लिए कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे बेलमेंट पे। अगर इनमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि पढ़ना चाहिए, छूट गया है, वैसे छूटा नहीं है, कोई विशेष नहीं है इसमें। यही 2-3 मुख्य बातें हैं जो कंपटीशन के व्यू से आती हैं, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं तो इस वजह से ये चीज़ें क्लियर हैं। दूसरी चीज़, आप इसको एक टॉपिक वाइज बना के कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है, और जहाँ पर सेक्शनल प्रोविजन है, सेक्शन के प्रोविजन दिए गए हैं, वहाँ बहुत लेंदी क्वेश्चन को एक्सटेंड नहीं किया है, आंसर अपना एक्सटेंड नहीं किया है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में ही और सारी बातों को इसेंशियल बताते हुए, अगर लीडिंग केस है तो लीडिंग केस डालते हुए आप अपने आंसर ड्राफ्ट करेंगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इससे जुड़े, प्रयास करते हैं कि हम आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएं। तो अब जितना आप लोग रिस्पांस दोगे उतना ही हम समझेंगे कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आती हैं। अगर रिस्पांस का देखा जाए तो आप लोग इसको शेयर करो कि मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।